गणपति बाप्पा मोरिया। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन रेजिडेंट आप सभी का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ गया आपको, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। सारे की चैप्टर्स में अभी आप पे क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर कर दूंगा, टेंशन ना लो। राइट, चलो क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है, बड़े भाई की जिम्मेदारी है। चलो आ जाइए, पहला क्वेश्चन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ब्रेटली ए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स विजिट्स 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब ब्रेटली जो है हर साल 100 दिन हमारे हिंदुस्तान में आता है। हर साल 100 दिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में आता है, ठीक है। दिस हैज़ बीन हिज प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 ईयर। मतलब हर साल ये समझ लो आप, हर साल आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो अपन तो प्रीवियस ईयर 22-23 और उसके पहले वाले 10 ईयर्स कंटिन्यूसली 100 डेज वो रेगुलर आ रहा है, 100 डेज, ठीक है ना। 100 डेज, ये 4 साल, ये 5 साल, ये 6 साल, ये 7 साल, 100 डेज, ठीक है। ये 8 साल और आगे के वैसे ही, ठीक है। चलो, फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ये बोलता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, ठीक है। चलो अब आप देखो, ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। यहां पर आपको एक बार थोड़ा सा मैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बता देता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल या तो क्या होगा वो, या तो वो होगा रेजिडेंट या होगा नॉन रेजिडेंट। अगर बेसिक की कोई भी एक कंडीशन, एनी ऑफ दी एनी एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन अगर आपने बेसिक की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप क्या हो जाओगे, रेजिडेंट हो जाओगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। बेसिक की कंडीशन क्या है, पहला 182 दिन से ज़्यादा, है ना। 182 दिन इन प्रीवियस ईयर, आपने 182 दिन या उससे ज़्यादा, ठीक ना, 182 दिन से ज़्यादा अगर आप इंडिया में स्टे किए हो, ठीक है, करेक्ट। हाँ जी, 182 या उससे ज़्यादा आप हिंदुस्तान में रहे हो, या पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन ये कहता है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा, प्लस प्रीवियस ईयर 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या उससे ज़्यादा, ठीक ना। 365, ये ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपके हेल्प करेगा। 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपने, दिस इज द सेकेंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अगर आपने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी की हो तो आप हो जाओगे रेजिडेंट, अदरवाइज आप हो जाओगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ केसेस में सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है, बट अभी वो एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, जहां आएगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये 100 डेज आते हैं हर साल। तो ब्रेटली जो ब्रेटली जो हैं वो 182 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर में, नहीं रह रहे हैं। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। चेक करते हैं क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, हर साल 100 डेज। तो सर पहली कंडीशन यहाँ तो पूरी, सेकंड कंडीशन जो है उसका पार्ट 1 तो कंप्लीट कर दिया कि सर प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा, ठीक है। अब दूसरा है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या उससे ज्यादा। अब देखो हर साल जब आदमी 400 दिन यहाँ हिंदुस्तान में आ रहा है तो 4 सालों में 400 दिन हो गए, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। तो यहां मैं बोल सकता हूं ब्रेटली क्या हो गए, रेजिडेंट हो गए। मतलब नॉन रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट हो गए। अब जैसे ही कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाता है तो हम चेक करते हैं कि क्या वो आर है या RNOR। ROR के लिए क्या होता है, अगर आपने बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो आप ROR, अदरवाइज RNOR। बोथ एडिशनल कंडीशन में पहला ये बोलता है कि अगर आप 730 दिन या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहे हो इन प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये कहता है कि अगर 730 दिन या उससे ज्यादा इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और दूसरी जो कंडीशन है कि कोई भी 2 साल रेजिडेंट या आप कहते हैं रेजिडेंट रहे हो इन एनी 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये कहता है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से आप 2 साल
या एटलीस्ट 2 साल या 2 साल से ज्यादा आप रेजिडेंट रहे हो, मिनिमम 2 साल आप रेजिडेंट रहे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो तब तो क्या हो जाएगा, बोथ एडिशनल कंडीशन अगर आपकी पूरी हो जाती है तब तो आप हो जाओगे ROR अदरवाइज RNOR। पहला क्या है, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहे हो, और प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में कोई भी 2 साल आप रेजिडेंट रहे हो। रेजिडेंट रहने का मतलब क्या है, बेसिक की कोई भी एक कंडीशन पूरी करी हो। ठीक है, अब देखो बेसिक की कोई भी एक कंडीशन तो आराम से पूरी हो जाएगी इनकी, है ना, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर बेसिक की कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी तो ऑब्वियस है यहाँ पर बेसिक की कोई भी एक कंडीशन तो आराम से पूरी हो जाएगी, मतलब 2 साल में रेजिडेंट रहे हो वो कंडीशन तो हो जाएगी। लेकिन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा, अब ये तो हर साल 100 डेज आते हैं तो 700 दिन ही हुए, मतलब ये वाली कंडीशन इन्होंने पूरी नहीं करी। तो जब इन्होंने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी तो ये ROR तो नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे RNOR। तो पहले आंसर में आपका क्या हो जाएगा, ही विल बी द RNOR। ठीक है, देख लेते हैं, हाँ RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अबाउ फैक्ट्स रिलेटेड टू अश्विन, एन इंडियन सिटीजन हु रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। यहाँ देखो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ केसेस है जहां पर बेसिक कंडीशन एक्सेप्शन, जहां आपको ये वाली जो कंडीशन है ना 60 डेज वाली, ये सेकंड कंडीशन, ये देखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस मतलब क्या हो गया, इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, जॉब या बिजनेस दोनों चीजें आ जाती है। और एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, फॉरेन बाउंड शिप बोल सकते हो आप इसे, है ना। तो पहला ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है वहां इन्होंने क्या बोला है कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया comes to India for any purpose, comes to India for any purpose, for any purpose। अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया, जैसे अश्विन इंडियन सिटीजन है, कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पस, प्लस total income other than pure foreign income, प्योर फॉरेन इनकम मतलब वो हो गया कि जिस फॉरेन इनकम का इंडिया के बिजनेस और प्रोफेशन से कोई लेना देना ना हो, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, अदर देन प्योर इनकम फॉरेन इनकम अप टू 15 लाख, तो ये दोनों कंडीशन। अब अश्विन के केस में हम देखते हैं, क्या अश्विन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यस है, रिजाइड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया, मैंने क्या बोला, ये 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखनी है, 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखनी है, राइट। चलो अश्विन के केस में, मैं पहले वाले में तो चलो आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो वहाँ सेकंड यहाँ आ रहे हैं, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पस, राइट, और उनका टोटल इनकम अप टू 15 लाख अगर है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यस इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पस। अब उनका इनकम मान लो, मैं बोलता हूं पहला सिचुएशन अपन अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम देयर इनकम इज 15 लाख, ठीक है, अप टू 15 लाख। तो सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है, अगर सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है तो मुझे अश्विन के लिए देखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन पूरी हो। यहां पे अश्विन प्रीवियस ईयर में 100 दिन ही रहे हैं, मतलब 182 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, सो ही विल बी द नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ये मैंने कहा कि अगर अप टू है, चलो मैं बोलता हूं नहीं, इसे मैं बोलता हूं मोर देन 15 लाख है, मोर देन 15 लाख अगर हो जाता है, ये चीज हमेशा यहां ध्यान रखना कि अगर मान लो ये मोर देन 15 लाख हो जाता है, अप टू 15 लाख की जगह अगर ये मोर देन 15 लाख हो जाता है, तो यहां ध्यान रखना 60 डेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा 120 डेज से। तो मैं यहां पे देखूंगा 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या ज्यादा, करेक्ट। अब मैं अगर अश्विन के केस में देखूं तो अश्विन 120 दिन या उससे ज्यादा थोड़ी रहा है, वो तो 100 दिन ही रहा है, तो उसके केस में सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है और फर्स्ट भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देख लो आप, तो आप दोनों अजम्पशन के साथ ये आंसर को करके आ सकते हो कि अज्यूम कि सर उसका इनकम 120 दिन से ज्यादा है या सॉरी इनकम क्या रहे, इनकम अगर अप टू 15 लाख है या 15 लाख से ज्यादा है, तो उस तरीके से आप दोनों में करके आ सकते हो, ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम, देखो सिंस हिज स्टे इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 140 डेज, ठीक है ना, कोई मैटर ही नहीं है। अब देखो, अब यहां ये बोलता है कि अगर मान लो उसका स्टे 120 दिन हो इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल है। अगर मान लो इसका स्टे 120 दिन है और इसका इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो ये रेजिडेंट हो जाएगा, ये रेजिडेंट हो जाएगा। अब रेजिडेंट होने के साथ हम देखेंगे ROR है या RNOR है, बताओ, देखा जाएगा। यहां एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपका इनकम यहां इफ इनकम ग्रेटर देन 15 लाख, तो आपका 60 डेज को रिप्लेस कर देंगे 120 डेज से, ठीक है, 120 डेज देखा जाएगा। और अगर आपका स्टे 120 से 181 दिन के बीच में है, तो आपके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट RNOR का दर्जा दे दिया जाएगा। सो यहां पर अश्विन के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट RNOR का दर्जा दे दिया जाएगा। दिस इज द प्रोविजन कि अगर मान लो आपका 120 दिन वाली कंडीशन देखी जा रही है, आपकी अगर 120 दिन वाली कंडीशन देखी जा रही है एंड इफ योर स्टे इन इंडिया इज बिटवीन 120 से 181 दिन के बीच में है, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी द RNOR। दैट्स इट, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कहां देख रहे हैं अपन, ये रहा, हाँ, Ashwin's total income is exceed 15 lakh, it would be treated resident but not ordinary resident during the previous year as he stays, yes, right, बस ठीक है, ये तो नॉर्मल है। if his total income doesn't exceed, अब अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो 120 दिन वाली कंडीशन देखी ही नहीं जाएगी। यहाँ क्या है, अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा हो तो, और अगर 15 से ज्यादा नहीं है तब तो 182 दिन वाली कंडीशन देखनी हो, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। चल, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Ajay is an Indian citizen and member of crew of a Mauritius-bound Indian ship engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Mumbai port on 16th जुलाई 2022। 16th जुलाई 2022 से डिपार्ट हो रहा है, ठीक बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्या है, इंडियन सिटीजन, ठीक है। मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर मान लो आप इंडियन सिटीजन हो लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उस केस में 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखनी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है। अगर आप 182 दिन वाली कंडीशन पूरी कर देते हो तो ही आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज नहीं। बस यहाँ आपको एक कंडीशन देखनी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्रू मेंबर के केस में जिस दिन से उनका साइन ऑफ का डे होता है, ठीक है ना, जो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन इन का दिन डालते हैं ना, साइन इन, कि भैया इस दिन मैं अपने फॉरेन बाउंड शिप में साइन इन कर रहा हूं, क्योंकि वो भैया उनका ड्यूटी दिया जाता है कि रवाना हो जाओ, चोर है ना, रवाना हो शिप में, रवाना हो जाओ, राइट। तो उनका जिस दिन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन इन किया जाता है, साइन इन कि सर हम रवाना हो रहे हैं आज की डेट, साइन इन डेट, और जब वो वापस आ जाते हैं दैट इज साइन ऑफ डेट, दैट इज साइन ऑफ डेट, है ना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस भरते हैं ना कि भैया मैं 10 साढ़े 10 बजे एंटर हो गया और 3:30 बजे छुट्टी हो रहा हूँ, तो साइन इन साइन ऑफ। अपन एम्प्लॉयज का पंच करवाते हैं, साइन इन साइन ऑफ। तो वैसे ही जैसे ही आप फॉरेन बाउंड शिप इंडियन बाउंड शिप में इंडियन शिप में आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन इन करते हो और साइन ऑफ करते हो, तो जो साइन इन का दिन है और जो साइन ऑफ का दिन है, साइन इन से लेके साइन ऑफ का दिन इंडिया में कंसिडर्ड नहीं करना है, बस ये चीज है। बाकी जनरल केस में, क्रू मेंबर के केस में साइन इन और साइन ऑफ का दिन कंसीडर नहीं करना है, बाकी जनरल केस में आने का दिन जाने का दिन इंडिया में कंसीडर किया, ठीक है। बस ये यहाँ पे ध्यान रखने वाला मैटर यही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रीवियस ईयर 22-23 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अजय फॉर द 22-23 चॉइस अज्यूमिंग दैट इज स्टे इन इंडिया लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 415 दिन। मतलब ये बोलता है 4 सालों में 415, मतलब देखो जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें अपन क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, प्लस प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा। बट उस कंडीशन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखी जाती है। ये आपको दिया जा रहा है फॉर द कंफ्यूजन ऑनली। और लास्ट 7 ईयर्स, यस, वो हमारे काम आए।
745 डेज। अब देखो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग द शिप, मतलब दिस इज द साइन इन का डेट, दिस इज द साइन इन का डेट और दिस इज द साइन ऑफ का डेट। तो 16 जनवरी से लेके 16 जुलाई से लेके 19 जनवरी तक का जो दिन होगा, ठीक है, इसे 21-22 कर लो, जुलाई 2022, सॉरी, हाँ, इसे 16 जुलाई 2022 कर लीजिए और इसे 2023 कर लीजिए। हाँ, तो 16 जुलाई 2022 से 19 जनवरी 2023 तक का जो दिन है वो इंडिया में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो अपन क्या करो, यहां से टोटल हमारे डेज कितने हैं, 365 दिन, उसमें से ये डेज निकाल दो। तो जुलाई के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, मतलब कितने, 16 दिन तो जुलाई के हो गए। जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के 31 दिन हो गए, सितंबर के 30 दिन हो गए, अक्टूबर के 31 दिन हो गए, नवंबर के 30 दिन हो गए, दिसंबर के 31 हो गए और जनवरी के 19 हो गए। तो इन डेज को काउंट कर लो, 16 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 19, 188 दिन, 188 डेज, 188 डेज। अगर 365 में से मैं इसको लेस करूंगा तो बचे कितने, 177 डेज। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, उसके केस में सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है। अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर इनका स्टे है 177 दिन, तो ये हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर एडिशनल कंडीशन भी चेक नहीं करनी है। ठीक है ना, अगर रेजिडेंट हो जाते हैं तो हम चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन, अगर रेजिडेंट ही नहीं हुआ तो एडिशनल कंडीशन चेक करके क्या कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 177 दिन का इनका स्टे है, ये रहा, तो ये हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट। हाँ जी, दिख रहा है ना आपको। Z, an American tourist, comes to India for first time on June 2022. He leaves India on September 29, 2022. उसने हिंदुस्तान छोड़ा कब है, देखो एक अमेरिकन टूरिस्ट है, कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार आया भाई साहब, ये पहली बार आया है, स्वागत करना इनका। हाँ सर, जेड एन अमेरिकन टूरिस्ट। अब सभी लड़के तो ये पूछ रहे हैं सर जेड मेल है या फीमेल है। सर फीमेल है तो भर के स्वागत करेंगे, है ना। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये कुरापात गूंज रही है, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। जेड एन टूरिस्ट, इन्होंने बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया क्वेश्चन के अंदर, जेड कौन है पता नहीं, राइट। तो जेड एन अमेरिकन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 17, 2022, पहली बार हिंदुस्तान में आई, खुश हो जाओगे तुम, है ना। हाँ, जेड पहली बार 17 जून को आई। ही लिव्स इंडिया ऑन सितंबर 2022, और उसने हिंदुस्तान छोड़ दिया। ओ, दिल तोड़ दिया तुम्हारा, परेशान हो गई तुमसे, भाग गई वो यहाँ से, बोले नहीं रुकना मुझे हिंदुस्तान में है। हाँ, तो पहली बार वो आई 17 तारीख को, 17 जून को, और सितंबर 29 को वो चले गई। ठीक है ना। अब डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अ पर्सन इंडियन ओरिजिन, अगर ये इंडियन ओरिजिन हो और उसका इनकम 16 लाख हो, दैट विल बी द सेपरेट पॉइंट। पहले अपन इस पे आते हैं। हिंदुस्तान में वो 17 जून को आई और 29 तारीख को चले गई। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप क्रू मेंबर हो तब तो साइन इन और साइन ऑफ का दिन जो होता है एक्सक्लूड कर देते हैं उसके, अदरवाइज आने का दिन और जाने का दिन, ये तो है आने का दिन, आने का, और ये है उसके जाने का, दोनों इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो जून के दिन कितने रहे वो अपन देख लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 15 दिन तो जून के हो गए, जुलाई के 31 दिन हो गए, जुलाई अगस्त के 31 दिन हो गए, और सितंबर के 29 दिन हो गए। कितने दिन हो गए टोटल उसके, 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 15, मतलब 106 दिन, 106 डेज। तो चलो, अब पहले वाले हम केस में 182 दिन रही है क्या, नहीं सर, 182 दिन नहीं रही है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, देखो हम सिंपल बोलते हैं ना कि बेसिक की कोई भी एक कंडीशन पूरी करी हो, 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। चलो सेकंड में आते हैं। सेकंड में दो कंडीशन है, एक तो 60 दिन वाली, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में
365 या उससे ज्यादा। तो सर एक कंडीशन तो पूरी कर दी, बट 365 पहली बार आई है, ये तो पहली बार आई है, 365 दिन कैसे रह लेगी, तो पहली बार आई है तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही और ये भी पूरी नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगी वो नॉन रेजिडेंट। तो वो क्या हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। शी इज स्टेन लेस देन 120, अरे नहीं नहीं नहीं, कहां पर है भाई, हाँ जी, ही इज नॉन रेजिडेंट। अरे यार ही कर दिया इन्होंने, तोड़ दिया तुम्हारा दिल, बट कोई बात नहीं, तुम शी से फील कर लो इसको। शी इज नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 23, इट डज नॉट सेटिस्फाइड आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन। समझ आया। अब देखो, अब ये बोलता है अगर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो तो क्या होगा, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। पहले का आंसर तो क्रिस्टल क्लियर है, नॉन रेजिडेंट। अब सेकंड में बोलता है कि अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो तो क्या होगा, और अगर उसकी टोटल इनकम 16 लाख से ज्यादा है। तो हमने देखा था कि अगर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पज, तो उस केस में अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 60 दिन की जगह 120 दिन देखा जाएगा, और अगर अप टू 15 लाख है तो 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी। तो 120 दिन भी देखोगे तो इसका स्टे तो 106 दिन ही रहा है, 106, 105, 106 दिन। अपन ने कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ कर दी, जून में इन्होंने 14 दिन ही कंसिडर किए हैं, 17 जून को आई है ना, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जून के 30 ही होते हैं ना, हाँ जून में 30 ही तो होते हैं, मैंने 31 कंसीडर कर लिए थे, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर भी वो क्या हो जाएगी, यहां पर भी उसका जो स्टे है, मतलब दूसरे केस में अगर मान लो वो इंडियन ऑरिजिन या इंडियन ऑरिजिन की है या सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो रिजाइड आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पस, तो उस केस में 60 दिन की जगह 120 दिन देखा जाएगा, अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, टोटल इनकम अदर देन द प्योर फॉरेन इनकम, राइट, ठीक है। तो अगर वो, बट यहां पर भी 120 दिन देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 105 दिन है, तो यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, the business of HUF is transacted from Paris and all the policy decisions are taken there। ये कहता है कि देखो HUF का बिजनेस है, HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम पेरिस, पेरिस से ही मैनेज हो रहा है, ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। देखो HUF के केस में, HUF के केस में क्या होता है, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, चौथा क्वेश्चन है ये, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस। HUF में क्या है, इफ fully or partly, if control and management of its affairs wholly or partly situated in India, तब तो रेजिडेंट, ठीक है ना, wholly or partly situated in India, तब तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट, तो यहां देखो, यहां अगर आप HUF के केस में देखोगे ना, तो ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम देयर, मतलब कंट्रोल, फुल्ली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, 1% भी कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो ये HUF NR हो जाएगा, ये HUF NR हो जाएगा, ठीक है। अब जब HUF, मान लो इन केस HUF अगर रेजिडेंट हो जाता है, तो वहां पर देखा जाता है ROR या RNOR, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो, अगर HUF रेजिडेंट हो जाता है तो उसके कर्ता का देखा जाएगा। देखो वापस देखो, HUF अगर मान लो रेजिडेंट हो गया बेस्ड ऑन द कंट्रोल, उसका अगर होली और पार्टली कंट्रोल सिचुएटेड इन इंडिया, तो रेजिडेंट हो जाएगा। जैसे ही HUF रेजिडेंट हो जाता है तो देखा जाता है ROR है या RNOR है, वहां देखा जाता है अगर HUF का कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है जो भी अपन ने इंडिविजुअल के लिए देखी थी, तब तो क्या हो जाएगा, ये ROR हो जाएगा, अदरवाइज RNOR, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको बता देता हूं जस्ट, बट इस एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये HUF NR है, ROR और RNOR, if fulfill both additional condition, conditions, ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने और क्या बोला है, मिस्टर आर्यन द कर्ता ऑफ HUF, मिस्टर आर्यन क्या है, करता है HUF का, हु इज बोर्न इन मुंबई, ओके, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आफ्टर 13 ईयर्स, अच्छा हिंदुस्तान में आया 13 साल बाद में, he comes to India on 15/5/2022 and leaves Australia 15/1/2028, determine the residential status of Aryan। HUF का तो अपन ने बता दिया, HUF का तो क्या है, NR है। अब आर्यन का अपन देख लेते हैं, आर्यन आया कब है, देखो आर्यन आया कब है, अपन तो वो देखो, आर्यन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और इंडियन सिटीजन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर एनी पर्पज, और अगर उसका स्टे, ठीक है ना,
तो वहां 60 दिन की कंडीशन नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है। बट अगर टोटल इनकम अदर दिन द प्योर फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन देखा जाएगा 60 दिन की जगह। तो अपन अज्यूम करते हैं, दोनों सिचुएशन में अज्यूम कर लेंगे और देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, इंडिया में कितने दिन रहा। 15/5 को आया ना, तो मई में कितने दिन रहा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 17 दिन मई में रहा। जून के 30 दिन, फिर जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी के, कब गया भाई साहब ये, 15, तो जनवरी के 15 दिन। चलो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन दी हुई है, 17, 30, 31, 31, 30, 30, 30, 31 और प्लस 15। चलो वेरी गुड। तो यहाँ इन्होंने 246 दिन दे दिया है। तो भाई साहब ये पहली कंडीशन पूरी कर देते हैं, आपकी 182 दिन वाली कंडीशन पूरी कर देते हैं। जब ये पहली कंडीशन पूरी कर देते हैं, वो 60 दिन वाला दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो जब इसने पहली ही कंडीशन पूरी कर दी, 182 दिन से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। अब अगर क्या ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, 13 साल में आया ही अब है, तो दोनों एडिशनल कंडीशन किसी हाल में पूरी नहीं हो सकती है, तो ये RNOR हो जाएगा, ये RNOR हो जाएगा, मतलब R एंड NOR, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। देख लो HUF तो नॉन रेजिडेंट हो गया, REN का देख लेते हैं, ये रहा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, ABC ये स्वीडिश कंपनी, हेडक्वार्टर कहां पर है उनका, स्टॉकहोल्म, नॉट हैविंग ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, इनका इंडिया में कोई PE नहीं है, ठीक है। हैज सेट अप ए लाइजिन ऑफिस इन इंडिया, ये कहता है इनका एक लाइजिन ऑफिस है इंडिया, ठीक है ना, फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया। देखो लाइजिन ऑफिस क्या होता है, जब भी कोई कंपनी, इसको लाइजिन ऑफिस को समझ लो, कभी कंफ्यूज मत होना। मान लो जैसे अगर आपको एक पता हो, एक फर्नीचर की कंपनी थी, इकाया में नाम नहीं आ रहा है मुझे, आइका करके नाम थी, आई डोंट नो, नाम पूरा मुझे एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। वो फर्नीचर की जो कंपनी ना, उसने इंडिया में कहा कि भाई साहब हम हिंदुस्तान के, उनको बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छे फर्नीचर्स बनाते हैं वो अराउंड द वर्ल्ड, बट इंडिया की चॉइस अलग है। बोले इंडिया में तो लोग फर्नीचर पे खड़े हो जाते हैं, टेबल चेयर रख के अपने सामान उतारते हैं, भाई साहब हिंदुस्तान में फर्नीचर अलग तरीके का बनना चाहिए, और हिंदुस्तान के लोगों की नीड ही अलग है। तो वो लाइजनिंग ऑफिस जो सेट किया गया ना, वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए सेट किया गया, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं। उसने सबसे पहले यहाँ पर लाइजन ऑफिस सेट किया कि भाई पहले हिंदुस्तानियों की नीड को समझा जाए कि नीड क्या है, ठीक है ना, कस्टमर्स की नीड क्या है, कैसे ऑर्डर्स उनको चाहिए, उनको क्या डिजाइन चाहिए, ताकि उसी अकॉर्डिंग वो माल प्रोड्यूस करके बाद में सप्लाई करे। अभी तो सिर्फ उन्होंने कोई बिजनेस ही शुरू नहीं किया इंडिया में, सिर्फ एक इंक्वायरी फेज चल रहा है, दैट इज द लाइजनिंग ऑफिस, राइट, है ना, दैट इज द लाइजनिंग ऑफिस। तो अब उसे हम ये नहीं बोल सकते कि उनका कोई परमानेंट, उसे हम ये नहीं बोल सकते उनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, नो, लाइजनिंग ऑफिस इज जस्ट फॉर इंक्वायरी, ठीक है ना, जस्ट फॉर इंक्वायरी। ये देखो इन्होंने यहां लिखा भी है कि स्वीडिश कंपनी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हैज सेटअप ए लाइजनिंग ऑफिस इन मुंबई इन कंप्लायंस विद RBI गाइडलाइंस, RBI के गाइडलाइंस के बराबर पूरे किए हैं इन्होंने, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लोर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। द लाइजन ऑफिस टेक डिसीजन रिलेटिंग टू डे रूटीन एक्टिविटीज। अब ये लाइजनिंग ऑफिस क्या है, अरे भाई चाय किससे मंगानी, अरे राम से मंगा ले, श्याम से मंगा ले, मतलब डे टू डे रूटीन के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन है उसमें इनका कोई रोल नहीं है। Operations and perform support functions that ancillary in nature. The significant management and commercial decisions are, however, in substance made by the board of director at Sweden. जो significant decisions है वो कौन ले रहा है, स्वीडन में बैठा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बताओ इसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, नहीं, नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। पोएम इन इंडिया, कंपनी के केस में क्या होता है, देखो बता देता हूं मैं आपको। In case of company, this is the question of company, so residential status of company, मैंने आपको यहाँ पूरा चैप्टर ही करा दिया है मोटा मोटी, ताकि आपको कहीं सोचने की जरूरत ना हो। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी देखो, अगर इंडियन कंपनी है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी में आपको देखना पड़ेगा इफ पोएम इन इंडिया, तब तो आप बोलोगे रेजिडेंट, अदरवाइज आप बोलोगे नॉन रेजिडेंट।
तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोएम इन इंडिया, प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। अब यहाँ भी हमने देखा था स्वीडन वाली कंपनी के केस में प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, तो हम बोलेंगे प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है। जब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो एनआर हो गई, राइट। अच्छा, एक सर्कुलर के रूट आउट इन्होंने प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट के केस में बताया भी है कि अगर मान लो कोई कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके केस में पोएम कैसे चेक करेंगे, उसके केस में पोएम कैसे चेक करेंगे, उन्होंने 4 स्टेज बताई है। पहला कि उस कंपनी का टोटल पैसिव इनकम, टोटल पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब क्या हो गया, टोटल इनकम मतलब एक्टिव प्लस पैसिव। टोटल इनकम का 50% तक होना चाहिए पैसिव इनकम। दूसरा इंडिया की जो असेट्स है, इंडिया असेट्स लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट्स। तीसरा इंडिया एम्प्लॉयज, ये कहते हैं इंडिया के जो एम्प्लॉयज है या जो रेजिडेंट एम्प्लॉयज हैं लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। और इंडिया के एम्प्लॉयज को जो आप पेरोल एक्सपेंसेस कर रहे हो, इन पे जो पेरोल एक्सपेंसेस कर रहे हो, पेरोल एक्सपेंसेस लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंसेस, ठीक ना, टोटल और टोटल। अगर आप ये चारों कंडीशन पूरी कर देते हो, और मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो यहां हम बोलेंगे अगर आप ये चारों कंडीशन पूरी कर देते हो प्लस अगर आपने मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो हम बोलेंगे आपका पोएम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और जब आपका पोएम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो सिंपल आप क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज के केस में किस तरीके से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है, वो ये वाला तरीका है। चलो, तो अभी आपको स्वीडन वाला तो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म हाँ जी, एबीसी लिमिटेड ए सॉफ्टवेयर जाइंट इन इंडिया, सेटअप 100% सब्सिडरी कंपनी बाय नेम एसएचडी इनकॉर्पोरेशन इन स्विट्जरलैंड ऑन 1 अप्रैल 2022। ये बोलता है एबीसी एक सॉफ्टवेयर जाइंट है, 100% सब्सिडरी है एसएचडी इनकॉर्पोरेशन इन स्विट्जरलैंड ऑन 1 अप्रैल। 100% सब्सिडरी हैज एसएचडी इनकॉर्पोरेशन इन स्विट्जरलैंड। वो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपनी हो उसका अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो उस कंपनी का आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो इंडियन कंपनी है तब तो वो हो गई रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी है तो उसका पोएम के बेसिस पे ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे उसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है तो सब्सिडरी भी रेजिडेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर देखो एबीसी लिमिटेड जो है ना वो इंडियन कंपनी है एंड इट इज होल्डिंग कंपनी ऑफ स्विट्जरलैंड का कंपनी, राइट। तो आप ये नहीं बोल सकते भाई स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है वो क्या हो गई, इंडियन कंपनी। नो, आपको उसका अलग से पोएम चेक करना पड़ेगा, दैट इज फॉरेन कंपनी। एसएचडी इनकॉर्पोरेशन इज फॉरेन कंपनी इवन दो दिस इज द सब्सिडरी ऑफ द इंडियन कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, बाय एसएसडी इनकॉर्पोरेशन इन स्विट्जरलैंड द सब्सिडरी कंपनी एसएसडी इनकॉर्पोरेशन इज मेनली एंगेज्ड इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हार्डवेयर सर्विसेज, डेटा बैकअप सर्विसेज, 3 डिफरेंट कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और इंडिया, 3 जगह इनका काम है और ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। वैल्यू ऑफ असेट्स स्विट्जरलैंड, इंडिया और स्वीडन, स्वीडन और इंडिया की आपको दी हुई है। यहाँ एक कॉलम डाल लो टोटल, तो 24 और 24 48, ये हो गई 60, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वर्किंग, अच्छा ये 1000 में है, 30 10 और 40 68 हो गया ये, ठीक है। पेरोल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 4 और 6.6 7 और 12, ये हो गया 12, ठीक है। और टोटल एग्रीगेट आपका इनकम है 80। देखो अभी अपन ने क्या देखा था, फॉरेन कंपनी के केस में आपको पोएम चेक करना पड़ेगा और पोएम में 4 मैंने कंडीशन बताई थी। पहला,
आपका पैसिव इनकम, तो अभी पैसिव इनकम के लिए भी देखते हैं अपन, अपने को टोटल इनकम तो ये रही अपने पास, टोटल इनकम तो ये रही। चलो पहले पैसिव इनकम देख ही लेते हैं। ब्रेकअप ऑफ द टोटल इनकम इन्होंने यहाँ पर गिवन है 28 और 24 और 16 और 8 और 4। देखो ब्रेकअप के लिए एक बार इनको ऐड कर लो, टोटल 28 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 8 और 4 80। तो ये 80 का ब्रेकअप आपको यहाँ पर गिवन है। अब आपको देखना है दिस इज द टोटल इनकम, दिस इज द टोटल इनकम, है ना, एक्टिव प्लस पैसिव, एक्टिव प्लस पैसिव दोनों है। अब अपने को देखना है पैसिव इनकम कितनी है, 28 करोड़ डिराइव फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज। अच्छा पैसिव इनकम क्या होती है आपको बता देता हूँ, चलो ताकि आपको ध्यान रहे। पैसिव इनकम क्या होती है, देखो सिंपल है, याद मत रखना बिल्कुल भी। पैसिव इनकम में हमारे इनकम टैक्स में हेड कौन कौन से होते हैं, 5 हेड होते हैं। सैलरी, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, सॉरी फॉरेन कंपनी को कहाँ सैलरी मिलनी है ना। हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंटल इनकम विल बी योर पैसिव इनकम, ध्यान रखना। कैपिटल गेन, देखो बिजनेस पीजीबीपी भी होता है, यहाँ पे आप सोच रहे हो पीजीबीपी, सो पीजीबीपी इज द एक्टिव इनकम, दिस बिजनेस मॉडल है साहब इनका। कैपिटल गेन, दिस इज पैसिव इनकम, ठीक है ना, दिस इज पैसिव। ये आपका कैपिटल गेन आ गया, ये भी पैसिव हो गया। फिर आईएफओएस, आईएफओएस में इन्होंने बता दिया है कि अगर आपको रॉयल्टी इंटरेस्ट मिलता है, दिस इज पैसिव इनकम। बस ये लो, तो आपके लिए एक इजी हो गया। पैसिव इनकम मतलब क्या, ये चीजें इस पैसिव इनकम, याद रखने की जरूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और आईएफओएस में हम आए तो रॉयल्टी और इंटरेस्ट इज द पैसिव इनकम। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस पैसिव इनकम में इन्होंने और बोला है प्लस, अगर आपने सेल एंड परचेज या परचेज एंड सेल विथ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, विथ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैसिव इनकम। चलो अब आ जाओ। 28 crores derived from purchase are made from associated enterprises and sold to non-associated enterprises. This is passive income, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परचेज किससे किया, एसोसिएटेड से, सेल किसको किया, नॉन एसोसिएटेड को। अगर सेल भी एसोसिएटेड को करता तब तो ये पैसिव इनकम हो जाए। सर दिस इज एक्टिव इनकम नॉट पैसिव इनकम यार, ठीक है ना, दिस इज नॉट पैसिव इनकम, दिस इज नॉट पैसिव इनकम, ठीक है ना। हाँ 24 crore derived from the transaction where both purchase and sale are made from associated enterprises. This is passive income, ठीक है ना। तो 24 करोड़ पैसिव इनकम हो गई। 16 करोड़ derived from the transaction where purchase are made from non associated and sold to associated. This is not passive income. 8 करोड़ by way of income from capital gain. This is passive income. 4 करोड़ by way of interest, किसी से भी आवे इंटरेस्ट, चाहे एसोसिएटेड से आवे चाहे नॉन एसोसिएटेड से आवे, में कोई मतलब नहीं, दिस इज पैसिव इनकम। तो 12 और 24 36, तो टोटल 36 करोड़ इज द पैसिव इनकम, ठीक है ना। तो अब देखो पहला हमारा क्या था कि पैसिव इनकम अप टू 50%, तो ये तो 36 करोड़ है, इज लेस देन 50%, तो पहली कंडीशन आपने पूरी कर दी, ठीक है। दूसरा, इंडिया असेट्स लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। अब आ जाओ, इंडिया असेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स है 60, इंडिया की एसेट्स है 24, लेस देन 50%, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है। फिर आता है इंडिया एम्प्लॉयज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज। अब इंडिया एम्प्लॉयज कितने हैं आपके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 68, 68 में से इंडिया में है 28, तो 28 अपॉन 68 लेस देन 50%, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और जो पेरोल एक्सपेंडिचर है इंडिया एम्प्लॉयज को, इट शुड बी लेस देन, तो ये भी देख लो, टोटल है 12 और ये है 5.4, तो इट इज ऑल्सो लेस देन। सो चारों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। अब देखो मेजॉरिटी मीटिंग, इन्होंने बोला है 5 बोर्ड मीटिंग्स होती है, 2 इंडिया में होती है, 1 स्वीडन में होती है और 2 स्विट्जरलैंड में होती है, मतलब 2:3 का रेशियो हो गया। मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, 3 आउटसाइड इंडिया हो रही है, यस पोएम की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना। पोएम आउटसाइड इंडिया, चारों अगर आपने अबॉय टेस्ट, इसे बोलते हैं अबॉय टेस्ट, इसे बोलते हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अबॉय टेस्ट। अगर आपने अबॉय टेस्ट फुलफिल कर दिया प्लस आपका मेजॉरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, पोएम आउटसाइड इंडिया। और पोएम जब आपका आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, नॉन रेजिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप आराम से कर लेना। इंडिया श्रीलंका आप यहाँ पर उनकी टोटल कर लेना, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स आपको मिल गई है एट डेप्रिशिएबल वैल्यू, यस आप ये टोटल कंसिडर कर लेना 160, तो 160 का हाँ यहाँ आपकी एसेट्स देखो 50% से ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ तो आपका पोएम इन इंडिया हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा और है, सॉरी और है, इसे आराम से करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा है क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। देखो
आपकी असेट्स, तो दिस इज ऑल्सो असेट्स, ये एक असेट्स नहीं है, ये इंटेंजिबल, ये भी आपकी असेट्स है। अदर असेट्स, ये भी आपके असेट्स है। तो आपको इन तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा। इंडिया में कितना हो गया देखो, 90 और 40 130, ये हो गया 160। आउटसाइड इंडिया कितना हो गया, 200, ये हो गया आपका 20, 250, ये हो गया 320, तो टोटल हो गया आपका 480। हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑपरेशन दिस इज द एक्टिव है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिस इज पैसिव है, ठीक है ना। तो ये आपकी टोटल इनकम के लिए ये कंसिडर हो जाएगा। 45 और 55, तो ये आपका 100 इज द टोटल इनकम। अब 100 इज टोटल इनकम, और पैसिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है आपकी 43, 43 इज पैसिव इनकम, तो ये भी आपका फुलफिल हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 है, तो यहाँ पर 40 है, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ इस चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है ना। उस केसेस में तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई पोयम तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, पैसिव इनकम वाली भी हो गई, इंडिया एसेट्स की भी हो गई, एम्प्लॉयज की भी हो गई, और पेरोल एक्सपेंडिचर की भी हो गई, ठीक है। पेरोल एक्सपेंडिचर नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, बट अब वी आर अज्यूमिंग दैट कि भाई इतना है तो पेरोल एक्सपेंडिचर भी नहीं कम होगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। चलो आपको एक बार फिर भी बता ही देता हूं, क्योंकि एक नीचे पॉइंट है इसमें, तो बता ही देता हूं, चलो ठीक है। चलो वो नीचे का जो पॉइंट है बाकी आप देख लेना, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ। ये क्या बोलना चाह रहा है, आपको क्या करना है, जॉन बटलर इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोलंबो श्रीलंका, 60% शेयर्स हेल्ड बाय द इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका इंडिया में भी प्रेजेंस है, ओके। अब ये बोलता है इंडिया असेट्स, श्रीलंका असेट्स, और आपको यहाँ क्या करना है, टोटल इंडिया और श्रीलंका का बाइफिकेशन है, और असेट्स के अंदर आपको ये तीनों कंसीडर करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी टोटल असेट्स है। तो अब आप इसके बेसिस पे देखना कि इंडिया की कितनी है और आउटसाइड इंडिया कितनी है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन मतलब दिस इज द एक्टिव इनकम, दिस इज एक्टिव इनकम आपकी कितनी हो गई 57, और आपकी पैसिव इनकम कितनी हो गई 43, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देख लेना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास गिवन है 40, और तो इस तरीके से आप ये देख लोगे। अब इससे आप एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया बता दोगे। यहाँ पर तीनों कंडीशन हमारी अबॉइड टेस्ट की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और अज्यूमिंग दैट दी सारी बोर्ड मेजोरिटी मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो पोएम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। तो एनआर हो जाएगा, पहले केस में तो एनआर हो जाएगा, ठीक है। आपको लिख के आना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर पेरोल एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अज्यूमिंग दैट वी आर द पेरोल एक्सपेंडिचर इज द लेस देन 50%, सिंपल है, ठीक है ना। बस अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नया लिखा होगा वैसे कहीं ना कहीं तो, ये आ गया, दूसरा पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट लिख दिया पेरोल के लिए, सिंस द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑफ एम्प्लॉयज सिचुएटेड आउटसाइड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट अज्यूम दैट दी पेरोल एक्सपेंडिचर, हाँ देखो अज्यूम किया ना इन्होंने, तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। तो पहला तो आप आराम से कर लोगे, दूसरा समझो, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑपरेशन इन इंडिया मोर मैन पावर इज नीडेड। ये बोलता है काम बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में काम बढ़ रहा है, तो ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, 30 मोर एम्प्लॉयज में बी रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। ये कहता है 30 आदमी और चाहिए। अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, आइदर टेक दीज एम्प्लॉयज डायरेक्टली ऑन एयर रोल। अब ये बोलता है इंडिया में अपने रोल पे ले लो, है ना। अगर अपन अब इंडिया में से अपने रोल पे ले लेते हैं, तो इंडिया में कितने हो जाएंगे, 40 + 30 70 आदमी, और 60 आदमी बाहर, तो कितने हो गए 130। 130 का 50% कितना होता है 65। तो यहाँ पर अबॉय टेस्ट आपका फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एम्प्लॉयज शुड बी लेस देन 50%। अब यहाँ तो 50% से ज्यादा हो गए, मतलब अबॉय टेस्ट फुलफिल नहीं होगा, तो पोएम आपका इन इंडिया हो जाएगा, पोएम इन इंडिया हो जाएगा तो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बोलते हैं दो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो यार रेजिडेंट बना देगा आपको, दूसरा ट्राई करते हैं। एंड कैन आउटसोर्स द इंक्रीज ऑपरेशन एक्सटर्नल एजेंसी 15 एम्प्लॉय इन इट्स रोल। वो कहता है 15 आदमियों को आउटसाइड एजेंसी हायर करेगी, और वो अपने हिसाब से काम कर लेगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ आपके ऑन रोल एम्प्लॉयज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज भी आते हैं, बट अगर आप आउटसाइड से काम करवा रहे हो, तो 15 40 + 15 ये हो गए आपके टोटल 55 एम्प्लॉयज, और यहाँ हो गए आपके 60 एम्प्लॉयज। कितने हो गए टोटल, 60 और 55 115 एम्प्लॉयज हो गए। 115, 115 का अगर आप आधा भी करोगे, 115 का 50%, दैट इज 57.5, राइट। तो ये है लेस देन 50%, तो यहां मामला चल जाएगा। तो आप क्या ऑप्शन सजेस्ट करोगे भैया, आप तो उस फॉरेन कंपनी को सजेस्ट करोगे भैया तू कॉन्ट्रेक्चुअल ले ले, ऑन रोल पे ले लिया तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, कॉन्ट्रेक्चुअल पे लोगे तो आपका पोएम आउटसाइड इंडिया है, पोएम आउटसाइड इंडिया मतलब यू आर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। चलो तो ये आप बंद कर लेना, ये रहा, दिस इज बेटर टू आउटसोर्स किया जाए 55, ठीक है ना।
तो ये भी हो गया अपना। 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। चलो आज कर लेते हैं 8, 9, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल इसमें आपके 46 क्वेश्चन हैं। 8, 9, 12 ये भी कर सकते हैं, 12 वाला भी कोई खास नहीं है। चलो एक बार देखते हैं, जितना होता उतना करते हैं, ठीक है। हाँ जी, यस, नेक्स्ट। अब देखो ये क्या बोलता है, पोलुमनी इन इंडियन सिटीजन चार्टेड अकाउंटेंट, ये इंडियन सिटीजन है और चार्टेड अकाउंटेंट है, इज प्रेजेंटली वर्किंग इन अ फर्म इन इंडिया। ओके, शी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम पोस्ट ऑफ सीएफओ। अब इसको सीएफओ का डेजिग्नेशन मिल गया सिंगापुर में, मतलब सीएफओ का जॉब ऑफर मिल गया उसको, अब उसे सिंगापुर का जॉब ऑफर मिल चुका है। एज पर द ऑफर लेटर शी शुड ज्वाइन द कंपनी एट द टाइम बिटवीन 1 सितंबर से, ये बोलता है कि ऑफर लेटर के इन्होंने बोला है कि भैया 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर में कभी भी आ जाना तुम, ठीक है। शी अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस। भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको क्यों अप्रोच कर रही है, इन्होंने इज्जत के कांकरे कर दिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ लिख देते इंजीनियर है ना, तो बुरा नहीं मानते हम, इंजीनियर को समझ नहीं होती है, चार्टर्ड अकाउंट को तो भर के समझ होती है, बट ठीक है। फिर भी पोलुमनी ने बोला कि भाई आप भरतुनीवाल के स्टूडेंट्स हो यार, आप गाइड अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको हेल्प कर देते हैं अपन थोड़ी सी। हाँ, तो अब ये बोल रहा है शी अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इशू टू मिटिगेट हर टैक्स लायबिलिटीज। डेट बाय, ये बोलती मेरे को कब हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहिए। देखो अपन उसे ये सजेस्ट करेंगे, देख अब तू सिंगापुर में जा रही है, सिंगापुर में जा रही है, अगर मान लो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो गया तो ये सिंगापुर की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो तू ऐसी डेट प्लान कर जहां तेरा 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल ना हो, क्योंकि देखो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो 60 दिन वाली कंडीशन तो देखते ही नहीं है ना। तो अब अपने को सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन ही देखनी है। तो आप देख लो कि 182 दिन इसके कब पूरे होते हैं। देखो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 31 दिन, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 153 दिन, है ना। 153 दिन अपने पास, 182 दिन माइनस 153, 182 माइनस 153 तो 29, तो अपन उसे बोलेंगे 28। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 28 सितंबर तक आप इंडिया छोड़ देना, ठीक है ना। 29 तारीख को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने 29 को किया तो आपका 182 दिन हो जाएंगे। 28 सितंबर तक आप हिंदुस्तान छोड़ देना, मतलब आप किसी भी दिन चले जाओ, 28 सितंबर के पहले पहले चले जाओ, तो उस केस में आपका 182 दिन यहाँ पे इंडिया में नहीं होंगे, और 182 दिन नहीं होंगे तो यू आर नॉन रेजिडेंट, और यू आर नॉन रेजिडेंट तो फिर मजे करो, फिर तो टेंशन ही नहीं आपको, इंडिया की इनकम मतलब सिंगापुर वाली इनकम टैक्सेबल होगी ही नहीं, ठीक है। तो यस 28 सितंबर, ठीक है। चलो अब ये क्या बोलता है, द क्रेडिट ऑफ द पार्ट ऑफ सैलरी टू हर बैंक अकाउंट इन कोलकाता मेंटेन जॉइंटली विथ हर मदर एंड मीट द रिक्वायरमेंट डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ हर सैलरी। देखो देखो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो इंडियन इनकम, दिस इज द इंडियन इनकम, अगर मान लो इंडियन इनकम मतलब क्या हो गया, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए इन इंडिया। ये कहता है या तो आपको इनकम ड्यू इन इंडिया है या रिसीव्ड इन इंडिया है, देन इट इज योर इंडियन इनकम। और जब ये इंडियन इनकम है तो चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो हम यहां पर उसे सजेस्ट करेंगे कि इंडिया में आप जो बैंक अकाउंट में पैसा मत लो, आप सिंगापुर में पैसा लो, लेटर ऑन यू कैन रेमिट। सिंगापुर में पैसा लोगे तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और आप नॉन रेजिडेंट हो तो फॉरेन इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी नहीं, राइट। फिर आप लेटर ऑन उसे रेमिट कर रहे हो, उसे कोई इंपैक्ट आता नहीं, लेटर ऑन आप उसे रेमिट करोगे तो कोई इंपैक्ट आता नहीं। नाउ दिस इज क्वेश्चन डन। चलो पीयूष रिटर्न टू इंडिया, पीयूष रिटर्न टू इंडिया ऑन 12 जून 2022 फॉर परमानेंटली रिजाइडिंग इन इंडिया आफ्टर ए स्टे ऑफ 20 years इन यूके।
ये बोलता है भाई साहब 15 जून को ये आ रहे हैं परमानेंटली, 15 जून को आ रहे हैं, तो चलो यही देख लेते हैं अपन पहले तो। ये है कौन? पीयूष, परमानेंटली रिजाइडिंग, हाँ, प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इनकम एंड सीक योर ओपिनियन टू नो अबाउट हिज लाइबिलिटी। ओके, चलो 12 जून से अपन इनका स्टे देखते हैं। जून में कितना हो गया? जून में जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका तो वैसे भी 182 दिन से ज़्यादा हो ही गया, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। 182 दिन से ज़्यादा हो गया, मतलब ये रेजिडेंट तो बन गए, ये रेजिडेंट तो बन गए, राइट। अब ये रेजिडेंट, बट अब देखो पहली बार आ रहे हैं रिटर्न टू इंडिया, हाँ 20 साल बाद आ रहे हैं, तो ये RNOR हो जाएंगे, ठीक है ना। रेजिडेंट तो हो गए, लेकिन जो दो कंडीशन और होती है, जैसे ही आप रेजिडेंट हो जाते हो तो अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करते हो तो ROR, अदरवाइज RNOR। दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो नहीं सकती क्योंकि 20 साल में पहली बार आए और परमानेंट सेटल्ड हो गए। दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में, मतलब 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप कोई भी 2 साल रेजिडेंट रहे हो, बस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में 730 दिन या ज्यादा हिंदुस्तान में रहे हो, तो ये RNOR है, ये RNOR है। अब RNOR को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है ना, या वो फॉरेन इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में कंट्रोल, वो फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बस वो ही RNOR के टैक्सेबल होती है। देखो टैक्सेबिलिटी भी आपको बता ही देता हूं मैं एक बार आपको। सबसे पहले रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में क्या होता है? दो चीजें आ गई, ROR और RNOR। तो ROR के लिए तो ऑल इनकम टैक्सेबल है, ऑल इनकम, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन इनकम हो, ठीक है। इसके लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल सभी के लिए होती ही है, इंडियन इनकम इसके लिए भी टैक्सेबल होती है, क्योंकि इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है। इंडियन इनकम मतलब या तो ड्यू या रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। प्लस वो फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो भी यहां पर नहीं हो जाएगी। और NR के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। चलो तो ये कहता है इनकम ऑफ रेंट ऑफ फ्लैट इन लंदन विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। ये कहता है रेंट आपको मिल रहा है लंदन में और डिपॉजिट भी हो रहा है ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये आपके टैक्सेबल नहीं होगी, फॉरेन इनकम है, दिस इज फॉरेन इनकम। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ जर्मन कंपनी विच बीइंग कलेक्टेड इन बैंक इन लंदन, डिविडेंड बाहर वाला है तो ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी आपके टैक्सेबल नहीं होगा। लेटर ऑन अगर आप रेमिट भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ही हैज टू सन, एक 12 साल का है, एक 19 साल का है। 12 साल मतलब माइनर और ये मेजर, तो 12 साल माइनर की जो भी इनकम होती है वो पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, ठीक है ना, 1500 रुपए का डिडक्शन भी मिलता है। बोथ हिज सन आर स्टेइंग इन लंदन एंड नॉट रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है। ईच ऑफ हिज सन हैविंग इनकम 75,000 यूके इन फॉरेन करेंसी नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड 20,000 इन इंडिया। देखो जो फॉरेन की इनकम है उस पर तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो इंडिया में इनकम है मेजर की, तो मेजर के लिए क्लब हो जाएगी, मेजर की तो मेजर की इनकम मानी जाएगी, लेकिन माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी, तो 20,000 रुपया आपका इनकम माना जाएगा बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया। चलो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल पहले, where he was non-resident, he sold 1,000 shares which acquired by him British pound and sale proceed was repatriate the profit in term of this in Indian rupees। देखो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपको लास्ट ईयर कोई इनकम हुई है बाद में आप उसे रेमिट करते हो, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो करंट ईयर की इनकम से मतलब है, तो इस वाली इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 20,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी और कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। और 20,000 रुपये में आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो 20,000 है यहाँ क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन लग जाएगा। माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है ना। अब जब पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है तो यहाँ पर आपको 1,500 रुपये का डिडक्शन भी मिल जाएगा। सो 20,000 माइनस 1,500, 18,500 विल बी द टैक्सेबल, दैट्स इट, बस आपकी इनकम वही रहेगी, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो डन। अगला क्वेश्चन 10th, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैं आपको जस्ट समझा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है। Sigtel Limited is a company incorporated in Singapore and 55% shares held by the Godavari Limited, इंडियन कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मतलब सब्सिडरी ऑफ द इंडियन कंपनी।
प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया और सिंगापुर की आपको डिटेल दी हुई है। फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल अदर एसेट्स आपको यहाँ पर गिवन है, तो सेम अपन ने देखा था। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन मतलब दिस इज एक्टिव इनकम, और द अबाउ फिगर इंक्लूड्स, अच्छा 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 अच्छा, वी कैन नॉट से दिस इज द एक्टिव इनकम, इसमें कुछ इनकम आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ये कहता है इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, नो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। परचेज एंड सेल फ्रॉम एसोसिएटेड होना चाहिए। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल आर टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इससे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ बोथ परचेज एंड सेल आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, यस दिस इज द पैसिव इनकम, दिस इज द पैसिव इनकम, ठीक है। चलो, तो 25 में से आप ये 5 आपके लिए क्या हो जाएगी, ये तो आपकी टोटल इनकम हो गई, हाँ ठीक है। ये आपकी 15 जो है पैसिव इनकम हो गई। इंटरेस्ट और डिविडेंड दिस इज ऑल्सो पैसिव इनकम, ठीक है ना। तो आपकी 75 और 35 टोटल आपकी 110 आपकी टोटल इनकम है, और 110 आपकी टोटल इनकम हो गई, और ये 50 आपकी पैसिव इनकम हो गई इसमें से, 35 + 15, ठीक है ना। 50 आपकी पैसिव इनकम हो गई, तो लेस देन 50% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 और 15 गिवन है। पेरोल एक्सपेंसेस आपको ये गिवन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दीज आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 70 और 90, और उनका पेरोल एक्सपेंसेस आपको गिवन है। 3 और 4, मेजॉरिटी मीटिंग भी यहाँ पर हेल्ड आउटसाइड इंडिया है, तो चारों कंडीशन आप चेक कर लो, आराम से हो जाएगा। अबॉय टेस्ट चेक कर लो, ठीक है ना, अबॉय टेस्ट चेक कर लो, बाकी और कोई खास बात है नहीं इसमें, ठीक है। देखो मैंने बताया था वही है सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से आप कर लोगे इसे। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है, तो ये भी आप कर लेना। 11वां क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा है, ठीक है, ये भी आप कर लेना। चलो 11th भी आप कर लेना। 12th देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो आज अगर हमारे 12-13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 15-45, तो कोशिश करेंगे 3 दिन में कंप्लीट ही कर दें अपन इसको, ठीक है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटा आपके रेगुलर डेली बेसिस पे इस पर निकाल लूँगा मैं। देखो सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर शशांक पर्टेनिंग टू द ईयर 31/3/2023, ROR, RNOR और नॉन रेजिडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वो वाला है, ROR RNOR, मैंने भी आपको बताया था ना कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है। तो आपको बहुत यहाँ पर क्लियर होना है कि सर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम आपको समझ में आना चाहिए। फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम मतलब क्या, जो और रिसीव्ड ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, या तो ड्यू हो जाए इंडिया में या रिसीव्ड हो जाए इंडिया में, देन इट इज इंडियन इनकम। एंड ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देन इट इज फॉरेन इनकम, ठीक है। अगर इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल, और फॉरेन इनकम है तो ROR को टैक्सेबल होगी, और RNOR को, सॉरी फॉरेन इनकम अगर है तो ROR को तो टैक्सेबल होगी ही होगी, ROR को टैक्सेबल होगी, राइट, ROR को टैक्सेबल ऑलवेज ऑलवेज, और RNOR को इफ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब ऐसा कोई इनकम, ऐसा कोई फॉरेन इनकम जो ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड हुआ है, बट उसका कंट्रोल, उस बिजनेस, उसका बिजनेस या प्रोफेशन कंट्री इंडिया से कंट्रोल्ड है, तो वो RNOR के लिए टैक्सेबल होता है। बस ये चीज ध्यान रखना, NR के लिए कभी भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। चलो, NR को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये छोटा सा है क्वेश्चन, ये बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय शशांक। शशांक आप अगर मान लो ROR है, यही कर लेते हैं अपन, अगर मान लो ROR है तो क्या होगा, RNOR है तो क्या होगा, और NR है तो क्या होगा, ठीक है। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स रिसीव्ड इन जर्मनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी डीम्ड, अगर मान लो वो सेक्शन 9 में अगर आप जाओगे ना, तो ये बोलता है कि अगर मान लो आपने इंडियन एसेट्स को सेल करके कोई भी कैपिटल गेन मिला है, ठीक है ना, चाहे कहीं भी मिले, हमें मतलब नहीं है, ऑलवेज डू इन इंडिया मानेंगे, दिस इज इंडियन इनकम। अगर दिस इज इंडियन इनकम है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज फॉरेन इनकम, ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सो फॉरेन इनकम सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगी, RNOR और NR को टैक्सेबल नहीं होगी।
ये कहता है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन, ठीक है ना, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। लेटर ऑन रेमिटेड को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है लेटर ऑन, फर्स्ट टाइम कहां पर रिसीव हो रही है दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्यू लंदन में हो रही है, फर्स्ट टाइम रिसीव भी लंदन में हो रही है, तो दिस इज फॉरेन इनकम, दिस इज फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होती है, बाकी को टैक्सेबल नहीं होती है। डिविडेंड फ्रॉम आरआईएल, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है ना, तो ये तो ऑलवेज इंडियन इनकम है, तो सभी को टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन तमिलनाडु, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, तो ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है ना। चलो बहुत सिंपल है। बस एक यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी रेंट आ जाए ना, रेंट, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में किस रूप में टैक्सेबल किया जाता है रेंट को, जो भी आपका एनएवी, एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना है, तो ये आपका 90,000, 90,000 में से 20%, 30%, 90,000, 90,000 का 30% डिडक्शन दे दोगे, 27,000 तो आएगा 63,000, तो 63,000 विल बी द टैक्सेबल, ये देखो 63,000, ठीक है ना। बाकी तो सब फिगर सेम है, यहाँ 63,000 आएगा, बाकी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये 12वां भी आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन भी सेम है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करो। सेक्शन कोई भी अगर आपको डाउट आए तो मुझसे बोल देना, ठीक है। 14th क्या है, चलो देख लेते हैं ये वाला। 5 मिनट का ले लेते हैं ब्रेक। चलो देन विल सी 14th वाला। चलो मिस्टर डेविड, ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया, सिटीजन है इंडिया के, वॉज ट्रांसफर टू इंडियन एम्बेसी इन कनाडा 31/3/2022। ओके, 31/3/2022 को उनको ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर, कनाडा एम्बेसी में। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर 22-23, ये कभी भी नहीं आए, मतलब उस साल में नहीं आए, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में इनका स्टे क्या हो गया, 0 दिन, 0 दिन, तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। नॉन रेजिडेंट हो गया, तो आप सोच रहे होंगे सर नॉन रेजिडेंट को तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है ना, बिल्कुल ठीक बात है। ये बोलता है इस ग्रॉस टोटल इनकम आपको ये दी हुई है, सैलरी बताओ सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, चलो देखते हैं। फॉरेन अलाउंसेस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक 1,00,000 रुपए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान 2,00,000 रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। देखो अब हमें तो ये आइडेंटिफाइड करना है वेदर दीज आर द इंडियन इनकम और नॉट, अगर ये आइडेंटिफाइड कर लिया तो कहानी खत्म। सैलरी कंप्यूटेड, एक चीज ध्यान रखना सर, सैलरी तो उसको वहां मिली है ना, एम्बेसी में मिली है ना, कनाडा में, सर ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया दिस इज फॉरेन इनकम, बट सेक्शन 9 में लिखा हुआ है डीम टू अक्रू और राइज इंडिया मान लिया जाएगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन। इसके केस में इन्होंने क्या बोला है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो एंड यू आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और रेंडर्ड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, रेंडर्ड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो इसके बदले आपको जो भी सैलरी मिलती है डीम टू अक्रू और राइज इंडिया मानी जाएगी, सो दिस इज इंडियन इनकम। चलो फॉरेन अलाउंस ये एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है ना, ये एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट होते हैं, तो ये आपके टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक, दिस इज ऑल्सो इंडियन इनकम, ठीक है। दिस इज फॉरेन इनकम, दिस इज फॉरेन इनकम, तो हमें फॉरेन इनकम से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन इनकम हमारे लिए टैक्सेबल होनी ही नहीं है ना, क्योंकि फॉरेन इनकम ही हमारे लिए टैक्सेबल होनी ही नहीं है। तो 5,00,000 रुपए एक तो हो जाएगा सैलरी, कंप्यूटेड है, मतलब इन्होंने स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंपैक्ट लिया हुआ है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, इनकी एज कितनी है, क्योंकि 80 AA का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताई नहीं है, तो देखो 5,00,000 और 1,00,000 तो 6,00,000 विल बी और इनकम। अगर मान लो इनकी एज 60 से ज्यादा होती तो 80 बी का बेनिफिट मिल जाता है, एफडी है ना, एफडी, और 80 ए का जो बेनिफिट मिलता है सेविंग पे मिलता है ओनली, ठीक है। चलो ये भी आपका कंप्लीट। अब करते हैं अपन कल, ठीक है ना, अब जो भी क्वेश्चन है कल ही देखेंगे। देखो देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चन हैं, कोई भारी नहीं है क्वेश्चन, सारे आसान ही है।
ठीक है, यहां पर कल आपको 115A के बारे में नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं जो अपन सेक्शन 9 से रिलेटेड है, सेक्शन डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया और 115A। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।